हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज हम आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो। लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार का कथन है कि लड़कियों की तरह व्यवहार न करो या फिर लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं है, ये किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर स्टीरियोटाइप को, यानी कि लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक प्रगतिशील कक्षा में यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धता की भावना पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो जो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन जो है अटल पाठ्यक्रम। ठीक है, तो अटल पाठ्यक्रम या फिर प्रतिस्पर्धता या फिर नामांकित करना, ये जो वर्ड होते हैं वो सीटेट के एग्जाम में क्या होते हैं? निगेटिव वर्ड माने जाते हैं। तो ऐसे ऑप्शन जो है आप एलिमिनेशन के थ्रू भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ठीक है, तो जब बच्चों को हम संकेत या फिर इशारे प्रदान करते हैं, जैसे कि जब एक बच्चा जो है साइकिल चलाना जब सीख रहा है तो जो उसको पीछे से हम ऐसा होता है ना कि सब लोग पकड़ लेते हैं, जो उनके पेरेंट्स रहते हैं या फिर जो उनके भाई बहन रहते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से उसको सहारा दे देते हैं, जिससे कि वो साइकिल चलाना क्या करता है, धीरे 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 सीख जाता है। और बाद में हम उसको वहाँ से अपने हाथ को जो उसको पीछे से पकड़े रहते हैं वो वहाँ से हम हटा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको स्कैफ होल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इसको पाड़ या फिर स्कैफ होल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जो है इसको कोशिश कीजिएगा, जो पाड़ वर्ड है इसको आप इंग्लिश में याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में क्या होता है वर्ड बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये स्कैफ होल्डिंग आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर जगह एक ही नाम जो है देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षीय समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पे पूछा है समाजीकरण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारी फैमिली, जो हमारा परिवार होता है वो क्या होता है? जो समाजीकरण होता है उसका प्राथमिक कारक होता है। फैमिली कभी भी द्वितीयक कारक के अंतर्गत नहीं आ सकती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अदर जो फैक्ट होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट फैमिली हमेशा प्राथमिक कारक के अंतर्गत आएगी। और जो स्कूल होता है वो हमेशा ही द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएगा। जो फैमिली है वो कभी द्वितीयक नहीं हो सकती, जो स्कूल है वो कभी प्राथमिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है हमको क्या चाहिए कि जो फैमिली है वो समाजीकरण की प्राथमिक कारक होगी, जो स्कूल है वो समाजीकरण का क्या होगा? द्वितीयक कारक होगा। तो यहाँ पे जिस ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा वही ऑप्शन जो है
राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा मापी जा सकती है। एक आयाम में बहुबुद्धि अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं है। तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा। और उनका कहना था कि जो हमारी बुद्धि होती है उसकी विभिन्न दशाएं होती हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इस स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। प्रथा पूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त, संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये किस चरण को दर्शाता है? प्रथागत। तो सेकेंड वाला जो है ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। ठीक है, तो जो लेव वाइगोस्की हैं वो अधिगम प्रक्रिया किसकी बात करते हैं? वो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक उपकरण की बात करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा। ठीक है, तो जो जीन प्याजे हैं वो संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? स्कीमा की बात करते हैं। तो फोर ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीन प्याजे हैं या वाइगोस्की हैं, जो कोहलबर्ग हैं, इन लोगों से जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आप जो तीनों साइंटिस्ट हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। आपके मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं से आने हैं, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। देखिए फिर से यहाँ पे जीन प्याजे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ठीक है, तो जो जीन प्याजे थे उन्होंने क्या, जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके जो है 4 स्टेजेस दिए थे। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो जो अमूर्त सोच का विकास है वो किस में आता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 4th स्टेज है। तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा। और तीसरा दिया हुआ है कि परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तो ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या पूछा है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 4th है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो ये प्याजे की 3rd स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के अंतर्गत आती है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड वाला। ठीक है, सेंट्रेशन। ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट, यानी जो सोच में क्या होता है केंद्रीकरण आता है, वो किस अवस्था के अंतर्गत आता है प्याजे की? 2nd स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, सेंट्रेशन इन थॉट कौन सी स्टेज में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जीन प्याजे के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास की दर सभी संस्कृतियों में भिन्न में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, तो विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकास क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, यानी कि बहुआयामी होता है। ये जो 4th ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास किस क्रम में होता है? संवेदी, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त, संवेदिक, मूर्त, मूर्त, अमूर्त, संवेदिक, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। तो जो बच्चा होता है वो जब जन्म से यानी किशोरावस्था तक पूछा है, तो जब उसका जन्म होता है तो क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू, जो उसके 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू चीज़ों को सीखता है। फिर जो चीज़ें उसके सामने दिखाई दी, यानी जो कॉन्क्रीट होती है, जो मूर्त होती है, उनके बारे में वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और फिर जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक पहुंचता है, उसके बाद जो चीज़ें उसके सामने नहीं भी रहती हैं उसके बारे में भी वो जो है चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करने लगता है। तो ये किस क्रम में चलती है? पहले वो क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, फिर मूर्त चीज़ों के बारे में सीखता है, फिर अमूर्त चीज़ों के बारे में सीखता है, यानी संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? यानी एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको कैसे देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में उसको कैसा देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, अभिवेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो एक जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उस पर किस पे जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर प्रदान करना चाहिए। एक जो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, तो ये जहाँ पर जिस ऑप्शन में दिखे वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो ऑप्शन गलत हो, वो अक्सर करके ऑप्शन सही ही होता है। तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ठीक है, तो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसके अनुसार क्या है कि जो अब जो है विकलांग जो शब्द है या फिर मंदित जो शब्द है इसका प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। इसकी जगह पर हम क्या प्रयोग करते हैं? दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ का प्रयोग करते हैं। तो जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज़। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो ये जो तीनों ऑप्शन है इनका प्रयोग तो हमें करना चाहिए, बट यहाँ पे पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र है वो क्या पहले ही अधिगम कठिनाइयों से जूझ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ये, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। ठीक है, तो जो हमारा क्रिएटिविटी होता है उसके लिए का प्रमुख लक्षण क्या है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट
थिंकिंग यानी कि दिशाओं में सोचना, मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना किसके अंतर्गत आता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। किसका लक्षण है? क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता का। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। तो इसमें जो है सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विभिन्न उपविन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर समस्या के हल हेतु जटिल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों का इस्तेमाल बढ़ावा देकर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। तो समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यानी कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनालॉजी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। तो जो हमारी शर्मिंदगी यानी जो हमारा शेम होता है वो क्या करता है? संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो हमारी शर्मिंदगी होती है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। ठीक है, तो जो अनुकरण, नकल करना और दोहराना ये सब क्या होते हैं? सीटेट के एग्जाम में निगेटिव वर्ड होते हैं। यंत्रवत याद करना ये भी निगेटिव वर्ड है। अवलोकन, बिना विश्लेषण के अवलोकन, ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो आप इलिमिनेशन के थ्रू जो है राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है, यानी कि संकल्पनाओं के बीच संबंध को खोजना जो है अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्र से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर करता है। तो ठीक है, तो त्रुटियां क्या होती हैं? अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती हैं, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है बच्चों के सीखने में कठिनाई होती है। ठीक है, कब होती है? जब सूचना को हम अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं। तो जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था होती है वो होती है संतुलित उत्तेजना और कोई भी भय नहीं, क्योंकि
अगर अत्यधिक उत्तेजना रहेगी, अगर हमारे अंदर अत्यधिक एक्साइटमेंट रहेगी, तो भी हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आते हुए क्वेश्चन भी क्या होते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर निम्न उत्तेजना है तो क्या है, हमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हम एग्ज़ाम हॉल में गए, हमारा कॉन्फिडेंस जो है एकदम लो है, तो भी हम क्वेश्चनों को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था क्या होती है, संतुलित उत्तेजना, यानी ना ही ज़्यादा हो ना ही कम हो, संतुलन बैलेंस में हो और किसी प्रकार का हमें कोई भी भय नहीं हो। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं। तो ज्ञान की संरचना में बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे कि जीन पियाजे ने तो इन्हें नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट तक कह दिया है। तो बच्चे क्या करते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल। ठीक है, किसमें, जो है अधिगम का संरचनात्मक विचार जो है किसमें, जो बच्चे अपना सक्रिय भूमिका निभाते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ देयर ऑन नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। योग्यता क्या है, सुधार्य है, यानी योग्यता को हम क्या कर सकते हैं, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? प्रतिस्पर्धता आधारित प्रतिस्पर्धताएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार। ठीक है, तो जो वाइगोस्की के द्वारा दिया गया प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वाक्य है, ये क्या दर्शाता है, स्वनियमन, यानी ऐसा करके बच्चा क्या करता है, खुद को सेल्फ रेगुलेशन करता है, यानी कि स्वनियमन करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, लेव वाइगोस्की के। नेक्स्ट है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ठीक है, तो मूल्यांकन पद्धति का क्या लक्ष्य होता है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर और न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता का, क्योंकि व्यक्ति का विकास क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो जो है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज के CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।